देखते हैं हम लोग रैंडम सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, जहाँ पे हमने देखा था कि जो भी आपका डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है उसके बिहेवियर को हम टाइम के साथ साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वैल्यू हमेशा सर्टेन रहता है। हर एक टाइम पीरियड के लिए या टाइम इंस्टेंस के लिए उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है रैंडम सिग्नल्स। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सो रैंडम सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रैंडम सिग्नल्स, तो रैंडम सिग्नल्स आपका कैसा होता है? तो रैंडम सिग्नल्स का जो बिहेवियर है वो आपका रैंडम है, मतलब आप उसको टाइम के साथ साथ जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बिहेवियर इज़ रैंडम। ठीक है, बिहेवियर उसका क्या है? रैंडम है। इट इज़ नॉन प्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड, आप वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते। हर एक टाइम के लिए जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वैल्यू अनसर्टेन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू इज़ अनसर्टेन एट एनी टाइम। तो यहाँ पे जो है आप जो वैल्यू है, वैल्यू को आप टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम है, आपको यहाँ पे बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हर एक टाइम में। तीसरा क्या है वो है कि आप इसको मैथमेटिकली, ठीक है, तो आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ये रैंडम है ना, इसका बिहेवियर हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम नहीं रहता है, बदलता रहता है, तो आप इसको ऑब्वियसली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पे जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो लिख देता हूँ, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। तो आप इसको क्या है, जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसका कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सो ये बात आपको थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वापस से लिख देता हूँ, रैंडम सिग्नल ऐसा नाम से, रैंडम सिग्नल। तो आप इसको मैथमेटिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपका मान लो जो आपका थर्मल नॉइज़ है, ठीक है, जो थर्मल नॉइज़ है वो बेसिकली आपका रैंडम सिग्नल का एग्जांपल हो जाता है, थर्मल नॉइज़। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक रैंडम सिग्नल का एग्जांपल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा रैंडम सिग्नल है वो कैसा दिखता है, ये भी हमारा जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो रैंडम सिग्नल है, जिसको हम लोग ना मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना हम उस सिग्नल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उस सिग्नल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ऐसे टाइप के सिग्नल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसा दिखता है रैंडम सिग्नल, आइए उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको मिटा दूँ। तो हमारा रैंडम सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मतलब एकदम रैंडम सा कोई भी एक सिग्नल आप ले लो। मान लो आपका ऐसा है, आपका इस साइड में t है और इस साइड में आपका क्या है, xt है, एक सेकेंड, xt है। तो आपका सिग्नल मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा अगर आपका सिग्नल है तो इसे हम बोल सकते हैं रैंडम सिग्नल। हाँ, इसे हम बोल सकते हैं रैंडम सिग्नल। इसे हम रैंडम सिग्नल क्यों कह रहे हैं? इसे हम रैंडम सिग्नल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो सिग्नल का वैल्यू है वो बदल रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फिर आपका जो क्रेस्ट है, ट्राउ है, वो सब अलग अलग हो रहा है। ठीक है, आपका जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टाइम के साथ साथ सिग्नल का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसका कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, रैंडम सिग्नल। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका
इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल। सो एक सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, ठीक है। तो चलो, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल। सो इवन सिग्नल स्लैश दे के मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, चलिए। तो अगर हम लोग इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल की बात करते हैं तो कैसा दिखता है इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल। तो देखिए, जो इवन सिग्नल होता है, ठीक है, अगर हमारा जो सिग्नल है वो अगर आपका इवन सिग्नल होता है तो उसे हम डिनोट करते हैं एक्स ई ऑफ टी। यहाँ पे जो आपका ई है इसका मतलब है इवन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं एक्स ओ ऑफ टी करके। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑड, ठीक है। ये बात क्लियर हुई होगी। अब एक चीज़ देखिए, जो इवन सिग्नल है, अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बस ऐसे ही ये देखा है। अब मैथमेटिकली हम इवन सिग्नल को थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखेंगे, ठीक है। सो ये भी आप थोड़ा सा देख लो क्योंकि ये भी आपका आ सकता है। सो जो इवन सिग्नल है उसको हम तो लिखते हैं एक्स ई ऑफ टी करके। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो एक्स ई ऑफ टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ माइनस टी। इसका मतलब क्या है, हम लोग एक्स ई ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा और एक्स ई ऑफ माइनस टी का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा इवन सिग्नल के लिए। और मैं अगर ऑड सिग्नल की बात करूँ तो एक्स ओ ऑफ टी जो है वो आपका हो जाएगा माइनस एक्स ओ ऑफ माइनस टी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ई ऑफ टी को हम लोग एक्स ई ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं और एक्स ओ ऑफ टी जो है, ठीक है, एक्स ओ ऑफ टी जो है इसको हम लोग माइनस एक्स ओ ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इसको इवन को हम क्या लिखते थे, एक्स ई ऑफ टी। यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इवन है, ठीक है। ई का मतलब क्या है, इवन है। और ऑड सिग्नल को हम क्या लिखते थे, एक्स ओ ऑफ टी। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, ऑड है। इतना हमें पता है। एक सेकंड, क्या हो गया यार, ये वाला ओ का मतलब ऑड है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये वाला चीज़ पता होना चाहिए कि हम किसी भी सिग्नल को हम लोग ऑड और इवन सिग्नल का सम करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनी सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, क्या हो रहा है यार, कैन बी एक्सप्रेस्ड, अरे यार क्या कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है। वो क्या है, एनी सिग्नल, कोई भी आपका सिग्नल हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। मतलब हम किसी भी सिग्नल को एक इवन सिग्नल और एक ऑड सिग्नल के समेशन से लिख सकते हैं। कोई भी सिग्नल आपका हो जाए, ठीक है, आपका कोई भी सिग्नल हो जाए, उसे हम इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल के रिस्पेक्ट में बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ टी आपका कोई सिग्नल है, इसको हम इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, ठीक है,
अरे यार क्या हो रहा है, मान लो आपका कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इसको हम एक इवन सिग्नल एक्स ई ऑफ टी और एक ऑड सिग्नल एक्स ओ ऑफ टी दोनों के समेशन से लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ठीक है, एक्स टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स ई ऑफ टी प्लस एक्स ओ ऑफ टी, ठीक है। अगर हमारा मान लो जो सिग्नल है वो है एक्स ऑफ माइनस टी, तो अगर माइनस टी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल में डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स ई ऑफ टी जो है वो रहेगा माइनस एक्स ओ ऑफ टी हमें करना पड़ेगा। तो अगर सिग्नल ऐसा है तो हम एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है तो एक्स ई ऑफ टी माइनस एक्स ओ ऑफ टी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ एक्स ई ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स ई ऑफ टी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली एक्स ऑफ टी जो है वो प्लस एक्स ऑफ माइनस टी जो है ये, इन दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स ई ऑफ टी की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह से अगर मुझे ऑड सिग्नल की वैल्यू निकालनी है, एक्स ओ ऑफ टी अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, इन दोनों का जो वैल्यू है इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो बेसिकली अगर हम लोग अब हर एक सिग्नल को ग्राफिकली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो देखिए, तो हमारा जो सबसे पहला वाला है वो है कि एक सेकेंड, तो हमारा जो सबसे पहला वाला है वो है एक्स टी को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक्स टी। तो ये वाला हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले वाले को थोड़ा ग्राफिकली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा ही हटा देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला वाला क्या है, ठीक है, आइए, एक्स ऑफ टी, एक सेकेंड, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ टी प्लस एक्स ओ ऑफ टी, ठीक है, ऐसा है, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए, तो एक्स ऑफ टी हमें निकालना है, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा वाई, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, तब हम लोग का यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें आपका यहाँ पे टी रहेगा और यहाँ पर आपका एक्स ऑफ टी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 रहेगा और ये ऐसे जाएगा। सो ये हो गया हमारा इस पहले वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अब हम लोग इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इवन सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसे अगर मैं डिस्क्रीट टाइम में निकालना चाहूँगा तो कैसा रहेगा, ठीक है, इवन सिग्नल है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूअस में लिखूँ तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस में लिखूँगा तो कैसा दिखेगा, कंटिन्यूअस में लिखूँगा तो दिखेगा एक्स ई ऑफ टी, ठीक है, एक्स ई ऑफ टी
ऐसा। और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x ऑफ माइनस टी, ठीक है। ये हो जाता है हमारा इवन सिग्नल। और अगर मैं इसको डिस्क्रीट में लिखना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको डिस्क्रीट में लिखना चाहूँगा इवन सिग्नल को ही, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n। तो ये हो जाता है हमारा इवन सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑड सिग्नल को कंटिन्यूस में कैसे लिखेंगे और डिस्क्रीट में कैसे लिखेंगे। आइए, तो ऑड सिग्नल को कैसे हम कंटिन्यूस में लिखेंगे और डिस्क्रीट में लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड सिग्नल, ठीक है। तो ऑड सिग्नल को अगर हम लोग कंटिन्यूस टाइम में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा x ऑफ माइनस टी, एक सेकंड यार, ये मैंने क्या कर दिया, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस x ऑफ टी। ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल इन कंटिन्यूस टाइम, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं डिस्क्रीट टाइम में लिखने की कोशिश करूँ तो वो क्या हो जाएगा, x ऑफ माइनस n इज इक्वल टू माइनस x ऑफ n। सो ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। इसके बाद हम लोग xt और x ऑफ माइनस टी का रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग को कोई भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है इवन और ऑड के फॉर्म में, तो बस उसका समेशन ले लो। अगर xt है तो उसे हम क्या कर देंगे, x इवन ऑफ t, मतलब इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल का समेशन ले लेंगे तो हो जाएगा। और अगर मुझे x ऑफ माइनस टी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इवन सिग्नल है उससे मुझे जो ऑड सिग्नल है उसको माइनस कर देना पड़ेगा, x e ऑफ t माइनस x ऑफ t, ठीक है। ये हम लोग x माइनस टी के लिए कर रहे हैं। अब अगर मुझे x e ऑफ t निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, अब अगर मुझे x e ऑफ t निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, x e ऑफ t ये हो जाएगा बेसिकली आपका हाफ इंटू क्या हो जाएगा, x ऑफ t, ठीक है, x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया, प्लस होगा x ऑफ माइनस टी। और अगर मैं ऑड सिग्नल को लिखने की कोशिश करूँ, x ऑड टी, ये हो जाएगा हाफ इंटू x ऑफ टी माइनस x ऑफ माइनस टी। बेसिकली यहाँ पे x ऑफ माइनस टी को प्लस कर रहे हैं इवन के लिए, और ऑड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x ऑफ माइनस टी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बाउंडेड सिग्नल और अनबाउंडेड सिग्नल के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें जो समझना है वो है बेसिकली एलिमेंटरी सिग्नल्स, ठीक है, एलिमेंटरी सिग्नल्स। तो ज़रा समझते हैं कि हमारा एलिमेंटरी सिग्नल्स क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो चलिए देखते हैं। एलिमेंटरी सिग्नल्स जो है हमारा, उसमें पहला आता है स्टेप फंक्शन, ठीक है, स्टेप फंक्शन आता है सबसे पहले। फिर सेकंड में जो आता है आपका वो है आपका इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन। क्या यार, यही अच्छा नहीं लगता यार, इम्पल्स फंक्शन। अच्छा, थर्ड में आपका क्या आता है, थर्ड में जो आपका आता है उसे हम कहते हैं रैंप फंक्शन, ठीक है। तो ये तीन आपके जो है एलिमेंटरी सिग्नल्स है। अब आइए हर एक को देखते हैं, स्टेप फंक्शन कैसा दिखता है, इम्पल्स फंक्शन कैसा दिखता है और रैंप फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखते हैं।
हमारा जो स्टेप फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। जो स्टेप फंक्शन है उसको हम लोग यूटी से डिनोट करते हैं। सो ये हमारा आपका मान लेते हैं यू ऑफ टी है, यूनिट स्टेप, ठीक है। अरे बेंच, यू ऑफ टी है और यहाँ पे आपका टी है। यू ऑफ टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिट स्टेप, मतलब एक कदम। बढ़िया, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? यूनिट स्टेप फंक्शन आपका ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। और ये आपका मान लेते हैं ये है आपका 0.5 और ये है आपका 1, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये 1 यूनिट के बराबर है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भैया यूनिट स्टेप फंक्शन। तो देखिए ये कैसा दिखता है। तो अगर हमारा t का वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम में हम भी देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम को मैं ct से डिनोट करता हूँ और डिस्क्रीट टाइम को मैं dt से डिनोट करता हूँ। तो कंटिन्यूस टाइम की बात कर लेते हैं। तो ut की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबल कंडीशन होते हैं। एक तो t की वैल्यू 0 से बड़ी है और दूसरी t की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर t की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ut का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर t की वैल्यू 0 से छोटी है तो ut की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रीट टाइम में अगर इसको देखने की बात करते हैं तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा u ऑफ n, और यहाँ क्या होगा? वही सेम है, दो वैल्यू होगी, या तो n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या n की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो देखते हैं, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो क्या होगा? n की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो क्या होगा? तो अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो क्या होगा? 1 होगा। और n की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो 0 होगा। और अगर n की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा? अगर n की वैल्यू 0 होती है तो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप याद रख लो बढ़िया से। तो ये हो गया हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन। u ऑफ t से हम डिनोट करते हैं कंटिन्यूस टाइम में और u ऑफ n से डिनोट करते हैं डिस्क्रीट टाइम में। बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन देखेंगे, ठीक है। अब हम जो देखेंगे इसका नाम है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग गंदा है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझाता कैसा हो ये मेन है। तो देखिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन को ना हम डेल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल टी से डिनोट करते हैं तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपका यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल टी। मैं कंटिन्यूस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी डिस्क्रीट पे नहीं आया हूँ। तो ये आपका है 0। तो आपका जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या है? बस एक इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या है? ओनली वन इम्पल्स। यूनिट मतलब 1। तो आपका जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, बस एकदम पतला सा फंक्शन है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि इतना सा है आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। बस इतना ही, मतलब 1 तक सीधा ऊपर जाएगा वाई एक्सिस का, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है वो ऐसा दिखता है। अब ये दिखे, इसका जो ये है क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यूस टाइम में हम कैसे लिखेंगे और डिस्क्रीट टाइम में कैसे लिखेंगे, ये आइए थोड़ा समझ लेते हैं। कंटिन्यूस टाइम में डेल टी को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए कंटिन्यूस टाइम में डेल टी को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे t की वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। t की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या 0 नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग ऐसे देखते हैं, अब 0 से वो बड़ी भी होगी या छोटी भी होगी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 0 नहीं हुई, ठीक है, अगर t की वैल्यू आपकी 0 नहीं हुई तो ये सिग्नल का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर t की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डी टी, डेल टी डी टी ये हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम में।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 माइनस से लेके 0 प्लस डेल टी डी टी इक्वल्स टू 1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टाइम में। और नेक्स्ट हम जो लिखेंगे वो हो जाएगा आपका डिस्क्रीट टाइम में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रीट टाइम। सो देखिए डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा, डेल ऑफ एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एन को ऐसे नहीं लिखते बेटा, एन को ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी आपके दो कंडीशन होगी, या तो एन की वैल्यू 0 होगी या एन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अगर एन की वैल्यू 0 हुई तो वैल्यू हो जाएगा 1, और एन की वैल्यू 0 नहीं हुई तो वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब 0 पे ही सिर्फ यूनिट इम्पल्स फंक्शन आपको 1 देगा, 0 के बाहर कहीं पे भी आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन 1 नहीं देगा, ठीक है। ये बात समझ लो, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा वापस से लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा, अब कंटिन्यूस टाइम में मैं लिखता हूँ, ठीक है। डेल टी, इसके दो वैल्यू होंगे, एक हो जाएगा 0, ठीक है। अगर t का वैल्यू 0 नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और अगर t का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी, अरे यार हाँ, वापस से लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं। कंटिन्यूस टाइम में अगर हम लोग इम्पल्स फंक्शन को देखें तो डेल ऑफ टी क्या हो जाएगा, डेल ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा, अगर t की वैल्यू 0 नहीं है तो 0 हो जाएगी, और अगर t की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 माइनस टू 0 प्लस डेल टी डी टी इक्वल टू 1, अगर t की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका हो जाएगा कंटिन्यूस टाइम में। और अगर मैं डिस्क्रीट टाइम में बात करूँ तो ये हो जाएगा डेल ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम की बात है। यहाँ पे भी आपके दो केस होंगे, या तो n की वैल्यू 0 होगी या n की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 0 नहीं हुई तो 0 हो जाएगी, और n की वैल्यू 0 हुई तो 1 हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं उस फंक्शन का क्या नाम है, उस फंक्शन का नाम है रैंप फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन का क्या नाम है, रैंप फंक्शन। आइए इस रैंप फंक्शन को, तो देखिए बेसिकली हमारा जो रैंप फंक्शन होता है, रैंप का मतलब क्या है, रैंप का मतलब क्या है, रैंप का मतलब आपका होता है स्लोप, ठीक है। रैंप का मतलब होता है स्लोप। तो अगर हमारा रैंप फंक्शन होगा तो उसमें भी एक स्लोप एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब डेफिनेशन से तो ऐसा ही समझ में आता है। तो रैंप फंक्शन को हम क्या करते हैं, आर टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर टी से हम लोग डिनोट करते हैं, और हमारा रैंप फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये वाला चीज़ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका स्लोप है, राइट, ये आपका स्लोप है। तो ये हो जाता है हमारा रैंप फंक्शन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं आर ऑफ टी से। अब इसको भी हम लोग कंटिन्यूस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आर टी की जो वैल्यू है कंटिन्यूस टाइम में हम लिखते हैं, कंटिन्यूस टाइम में आर ऑफ टी की दो वैल्यूज़ होती हैं। एक सेकंड आप ज़रा रुकिएगा। यहाँ पे आपका दो वैल्यूज़ होगी, या तो टी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, ठीक है, 0 से बड़ी होगी, और t की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो अगर देखिए t की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो हम t लिखेंगे। अगर t की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम 0 लिखेंगे। अच्छा, अगर t की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या लिखेंगे, तो भी हम लोग t लिखेंगे। तो t की वैल्यू 0 से बड़ी हो या t की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो t होगी, और अगर t की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला बात क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्क्रीट टाइम में लिखने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा, आर टी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर ऑफ एन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपके दो फंक्शन होंगे, या तो एन की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या एन की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है।
चलो भैया, तो रैम को हम अपने हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो वैल्यू होगी, या तो n की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी या n की वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है। और दूसरा केस होगा n की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो अगर n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम n लिखेंगे, n की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी n लिखेंगे, और अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 लिखेंगे। तो इसे हम इस तरह से हम इसको डिस्क्रीट टाइम में रैम फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो वो क्या है कि अगर हम लोग जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगर इसको हम लोग t से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रैम फंक्शन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि रैम फंक्शन, ये देखिए मैंने क्या लिखा, रैम फंक्शन अगर निकालना है तो बेसिकली हमें जो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसको t के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो रैम फंक्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रैम फंक्शन इज़ बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ टाइम, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हमें ut निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ अगर हमें ut निकालनी है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम लोग रैम सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रैम सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रैम सिग्नल, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये वाला और ये वाला। अगर रैम सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा, और अगर यूनिट स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रैम सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमें जानना था। तो ये हो गए सारे सिग्नल्स के ऊपर जितने भी थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसके बाद हमें सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है।